हाँ तो नमस्कार भाइयों। मैं निरंजन कुमार रविदास आज आप लोगों से प्रशांत किशोर के बारे में करते हैं। जो मेरा आप थंबनेल भी देख रहे हैं, क्या प्रशांत किशोर जी बिहार के किंग मेकर बनेंगे 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में बड़े बड़े पत्रकार या छोटे पत्रकार जो बिहार से बाहर भी रह रहे हैं या बिहार में रह रहे हैं, ये चर्चा कर रहे हैं कि प्रशांत किशोर क्या प्रभावी है, क्या उनका इम्पैक्ट है बिहार की राजनीति में, और बिहार राजनीति में उनका कितना प्रभाव है और कितना प्रभाव दिखने को मिलेगा 2025 के चुनाव में। उसी के बारे में आज चर्चा करते हैं। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, आप लोग ज्यादा से जुड़े, लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो प्रशांत किशोर के बारे में बात करते हैं। प्रशांत किशोर जिन्होंने अपनी प्रसिद्धि पाई चाणक्य के रूप में और चुनावी रणनीतिकार के रूप में, उन्होंने कई चुनाव में जिताया भी। इससे हम कुछ बात करते हैं, जैसे कुछ आंकड़ा में लेकर आप लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। जैसे कि उन्होंने सबसे ज्यादा प्रसिद्धि पाई 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में, जब उन्होंने आरजेडी, जदयू और कांग्रेस को एक गठबंधन में लाकर सरकार बनाया था। उस वक्त महागठबंधन जीती थी और भाजपा गठबंधन चुनाव हार गई थी 2015 के चुनाव में। फिर उन्होंने आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी को भी चुनाव जिताने में अहम भूमिका निभाई। जगन मोहन रेड्डी को चुनावी सलाहकार बने और 175 विधानसभा सीट में से जगन मोहन रेड्डी को 151 सीट आया था। फिर उन्होंने पंजाब में भी कांग्रेस को जीत दिलवाई। फिर उन्होंने यूपी में असफलता भी उनको मिली। यूपी के चुनाव में जब 2017 के चुनाव में कांग्रेस और सपा साथ आई तो उसमें हार ही मिली। भाजपा को प्रचंड बहुमत मिला, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने। हाँ तो बात करते हैं कि से क्या उनका प्रभाव बिहार की राजनीति में है। पूरा सत्य रूप में एक वर्णन करते हैं, मतलब कोई भी मेल मिलाप नहीं। क्या उनका प्रभाव है बिहार की राजनीति में और 2025 के चुनाव में क्या उनका प्रभाव देखने को मिलेगा। और मेरा थंबनेल भी देखते होंगे कि क्या प्रशांत किशोर किंग मेकर बनेंगे। तो पहले देखते हैं, जब 23 नवंबर का जो रिजल्ट आया था उपचुनाव का, बिहार विधानसभा उपचुनाव जो 4 जगह हुआ था, जैसे कि बेलागंज हुआ, इमामगंज हुआ, रामगढ़ और तरारी, 4 सीट पर हुआ था। तो उनमें प्रशांत किशोर जी का क्या प्रभाव रहा, क्या उनको वोट आया, जो प्रभाव देखने को मिला, क्या वाकई में उनका प्रभाव था। अरे प्रशांत किशोर जी के बारे में, जब वे बक्सर जिला के हैं, वे आप ये भी लोग जानते होंगे, इसे 2014 के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी को भी जिताने में अहम भूमिका निभाई थी। वे भी रणनीतिकार थे भाजपा के। ऐसे तो 2012 से जब मुख्यमंत्री में थे नरेंद्र मोदी, उस वक्त भी उनका साथ मतलब जानते होंगे कि उनका रणनीतिकार उस वक्त भी थोड़ा भूमिका निभाई 2014 के चुनाव में। और सबसे ज्यादा प्रसिद्धि बोले हैं, बतलाया भी है कि 2015 के चुनाव से उनको मिली बिहार विधानसभा चुनाव में। तो आज चर्चा है कि क्या उनका प्रभाव आगे देखने को मिलेगा। तो हाँ, जो मेरा विश्लेषण है, जो मैं विश्लेषण कर पा रहा हूँ कि हाँ प्रशांत किशोर जी बिहार की राजनीति में प्रभावी है। इसके लिए आपको 23 तारीख का जो बिहार विधानसभा को उपचुनाव हुआ है उसका रिजल्ट आप देखें। उसका रिजल्ट देखें तो सबसे ज्यादा उनका प्रभाव कहाँ देखने को मिला, इमामगंज में। इमामगंज में आप आंकड़ा देखिए तो वहां जीत मिली किनको, तो जीतन राम मांझी का जो वर वधु है, जो उनके पुतोल लड़ रही थी, दीपा मांझी, जीतन राम मांझी की जो पुतोल लड़ रही, एनडीए को उम्मीदवार जीती दीपा मांझी। वहां उनके उम्मीदवार थे जितेंद्र पासवान। उनके उम्मीदवार को यहाँ वोट आया था इस विधानसभा में, अच्छी खासी वोट है, तीसरे नंबर पर है, लेकिन उनको वोट आया था अच्छी खासी। पहले आंकड़ा समझिए, उनको वोट 37,103 वोट आया था, जो वाकई में वहां प्रशांत किशोर जी का प्रभाव है। अब बिहार जो विधानसभा का चुनाव होगा 2025 में, आप देखिए कि उसमें 2 धुरी है, एक तरफ एनडीए है, एक तरफ महागठबंधन है, और बिहार में यही 2 धुरी है, तीसरा कौन नहीं है। लेकिन प्रशांत किशोर जी तीसरा कौन बनाने का प्रयत्न कर रहे। वहां का रिजल्ट भी, परिणाम भी देखिएगा तो पाइएगा कि उनको 37,103 वोट आया। हाँ वे डॉक्टर है, उनको ग्रामीण क्षेत्रों में जान पहचान है, इसके कारण उनको वोट आया। लेकिन हाँ प्रशांत किशोर जी का मैनेजमेंट, उनका काम करने का तरीका, वो इनसे इग्नोर नहीं किया जा सकता कि कितना वे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद देखिए बेलागंज में चुनाव लड़े उनके प्रत्याशी थे मोहम्मद अजमत, जिनको वोट आया लगभग
17,000 के करीब में वोट आया था, 17,285 वोट आया। जो हाँ ये कह सकते हैं कि वहाँ मुस्लिम समाज का वोट आया, अजमत जी को पहले उनके साथ है, पहले से मुस्लिम समाज उनके साथ है, लेकिन उनका भी एक मैनेजमेंट था। ठीक है, प्रशांत किशोर जी जो जो बिहार विधानसभा क्षेत्र चुनाव लड़े हैं, वहां देखिए तरारी में भी उनको लगभग 5,000 वोट आया। तो तरारी में उनको आया था 5622 वोट, रामगढ़ में आया है 6513 वोट। तो रामगढ़ में भी उनका 6,000 और तरारी में भी 5,000। तो हालांकि विधानसभा चुनाव में 5,000 6,000 वोट मायने रखता है, क्योंकि जब सामने सामने की फाइट होगी 2025 के चुनाव में, तो 5,000 6,000। हाँ, तो बतला रहे थे कि चार सीट का जो रिजल्ट आया 23 तारीख को, जो रिजल्ट आया था बिहार विधानसभा को चुनाव में, वहां देखिए तो आप पाएंगे कि रामगढ़ और तरारी में बशर्ते उनके उम्मीदवार को कम वोट आया। तरारी से लड़ रही थी, उनके उम्मीदवार थे जनसुराज का, जो उनके पार्टी का जो नामाकरण हुआ है जनसुराज। तो जनसुराज जी का जो उम्मीदवार था, जनसुराज जी का उम्मीदवार था, प्रशांत किशोर जी का जो उम्मीदवार था किरण देवी, उनको वोट आया था 5622 वोट। तो ये विधानसभा के जो हिसाब से ये कम वोट नहीं है, क्योंकि 2025 के जो विधानसभा चुनाव होगा वो आमने सामने की लड़ाई है। तो वहां पर देखिए कि आप 1,000 से जीत रहा है, 2,000 से जीत रहा है, 3,000 जीत रहा है, 4,000 से जीत रहा है, 5,000 6,000 7,000। तो 4,000 5,000 से जहां जिस जगह कड़ा मुकाबला होगा, क्योंकि मुकाबला तो आमने सामने का है, एनडीए और महागठबंधन का, एनडीए और इंडिया गठबंधन का आमने सामने की लड़ाई है। उसमें 5,000 2,000 वोट मायने रखता है। अब आप लोगों को हम आगे आंकड़ा के साथ बतलाएंगे कैसे मायने रखता है। अब जैसे कि रामगढ़, वहां से भी उनको उम्मीदवार को 6513 वोट आया। उनको उम्मीदवार थे वहां सुशील सिंह कुशवाहा, उनको भी ठीक ठाक वोट आया। तो वहां भी ठीक ठाक वोट आया, 6500 कम वोट नहीं होता है। अब देखा, अब बड़े बड़े पत्रकार जो कह रहे हैं कि इसे, कोई पत्रकार कह रहा है हाँ प्रभाव है, कोई पत्रकार कह रहा है प्रभाव नहीं है, उनको चुनावी रणनीति में ही लौट देना चाहिए, वो उनका प्रभाव नहीं चलेगा 2025 के चुनाव में। तो उनका आकलन बिल्कुल गलत है। मेरा जो मानना है, मैं जो देख पा रहा हूँ कि हाँ प्रशांत किशोर जी बिहार विधानसभा के चुनाव में किंग मेकर, नहीं तो अगर नहीं साबित होंगे तो उनका उनका हराने और जिताने में बड़ी भूमिका होगी। इसको किंग मेकर ही समझिए। अगर वे कुछ सीट जीत लेते, 4 या 5 सीट जीत लेते हैं, और एनडीए और महागठबंधन के उम्मीदवार को हराने में सफल हो जाते हैं, तो उनका प्रभाव तो है। इस बार भी देखने को मिला, क्योंकि राजद के उम्मीदवार को वे हरा दिए। वहां सुरेंद्र यादव के बेटे चुनाव लड़ रहे थे, उनको चुनाव वे हरा दिए। अजमत मोहम्मद अजमत है, उनको 17,000 वोट आए, उनको चुनाव हरा दिए। वहां देखा जाए तो 37,000 वोट आए इमामगंज में, वहां भी उनका इतना बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिला। नया पार्टी जो लगभग 2 अक्टूबर को पार्टी बनी, और 2 अक्टूबर कितना, एक महीना ही तैयारी करने को उनको समय मिला, एक महीना ही। उतना ही में वो इतना अच्छा वोट लिया है। क्यों? क्योंकि उनको मैनेजमेंट आता है, क्योंकि पहले भी मैनेजमेंट करते रहे हैं। और बहुत लोग कह रहे हैं उनको मैनेजमेंट नहीं आता है, इससे नहीं, उनका मैनेजमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब फिर एक और बात देखा जाए, उनका पद यात्रा, जहां जहां उनका पद यात्रा हुआ और जमीन पर भी उनका प्रभाव देखने को मिला है कि जो भी आप समझिए कि जो भी लोग, बिहार के लोग लालू यादव के शासन से और नीतीश कुमार के शासन से रुष्ट है, क्रोधित है, उनको तीसरा विकल्प चाहिए कि किसको हम वोट दें, क्योंकि वो दोनों से कह पाए कि दोनों को हम नहीं लाएंगे। नहीं वो आरजेडी को वोट देना चाहते हैं, नहीं वो महागठबंधन को वोट देना चाहते हैं। तो तीसरा विकल्प कौन है? 2020 के विधानसभा चुनाव में इतना कड़ा, आप लोग जानते हो कि इतना कड़ा मुकाबला हुआ था। 40% वोट जो आया था एनडीए गठबंधन को, 37% लगभग वोट आया था महागठबंधन। तेजस्वी यादव जो नेतृत्व कर रहे थे, तेजस्वी यादव, कांग्रेस माकपा माले सब झा जो सीपीएम उम्मीदवार, जो वामपंथी तीनों पार्टी गठबंधन था, उनको 37% वोट आया। और भाजपा नीतीश कुमार जो नेतृत्व कर रहे थे भाजपा गठबंधन को, एनडीए को आया था 40% वोट। हाँ, उस वक्त तीसरा वोट बनाने का प्रयत्न किए, और प्रयत्न किए थे चिराग पासवान जी, जो लगभग 6% वोट लाए थे। वे लगभग 130 सीट के करीब चुनाव लड़े थे और 6% वोट लाए थे। उस वक्त भी देखिएगा कराता हूँ, लगभग 38 से 40 सीट नीतीश कुमार जी को चिराग पासवान जी ने हरा दिया था। 38 से 40 सीट कम नहीं होता है, 38 से 40 सीट उनको हरा दिया, जिसके कारण नीतीश कुमार की पार्टी जदयू तीसरे नंबर की पार्टी बन गई थी बिहार, तीसरे नंबर की पार्टी। और नंबर 1 बनी थी राजद, ठीक है, और फिर बनी थी भाजपा, ठीक है। लगभग
लगभग जदयू 43 सीट था, हाँ 43 सीट, और आरजेडी को सबसे ज्यादा सीट था, लगभग 76 था, 75, हाँ भाजपा को था 74 सीट था, इसी के हाँ इस करीब में था। तो सबसे बड़ी पार्टी बनी थी राजद, जिसका मुख्य किरदार कौन निभा रहे थे? चिराग पासवान जी, क्योंकि उनका जो वोट था पासवान वोट, वो कहीं ना कहीं एनडीए का वोट है। और जो स्वर्ण समाज है, जो और भी जो रूस थे, जो स्वर्ण समाज में और भी समाज जो रूस थे नीतीश कुमार जी से या लालू प्रसाद जी, तीसरा कौन चाह रहे थे, उनको तीसरा विकल्प मिले, तो वो तो चिराग पासवान जी के साथ चल गए। लेकिन इस बार आप देख रहे होंगे कि चिराग पासवान किनके पक्ष में, तो एनडीए के पक्ष में, नीतीश कुमार जी को पक्ष में आ गए, भाजपा के पक्ष में। और वो लग रहा है कि हाँ भाजपा के वो अलग बगल नहीं जाएंगे, कोई कोई नहीं, वे भाजपा गठबंधन ही चुनाव लड़ेंगे, वो एनडीए गठबंधन के साथ ही रहेंगे। तीसरा विकल्प तो बंद हो गया तो इस बार, लेकिन हाँ प्रशांत किशोर जी तीसरा विकल्प के रूप में प्रस्तुत आ रहे हैं, वे नजर आ रहे हैं कि हाँ वे कुछ कर सकते हैं, क्योंकि चिराग पासवान जी इसका एनडीए गठबंधन में, तो जो चिराग पासवान जी 2020 के चुनाव में किए, हो सकता है कि प्रशांत किशोर जी भी वे इस बार 2025 को अगले साल चुनाव उसमें वे भूमिका निभाए, और उससे ज्यादा भूमिका निभाए, क्योंकि उनका जो मैनेजमेंट है, उनका काम करने का तरीका है, जो युवाओं को जो उनके तरफ आकर्षित हो रहे हैं, जो यहाँ अभी के युवा, तो देखा जा रहा है कि हाँ प्रशांत किशोर जी का कुछ ना कुछ जमीन पर है। और हम भी बिहार से रह रहे तो देख रहे हैं कि हाँ उनका प्रभाव है, जो गांव में अलग अलग तरीके से मैनेजमेंट कर रहे हैं, कुछ क्लब 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 टाइप के बना के खेलने के लिए बैट बॉल, कैरम बॉल, चेस सब दे रहे हैं, जिस कारण लोग में कहीं ना कहीं प्रभाव जमीनी स्तर भी देखने को मिल रहा है। जो ये भ्रम ख्याल है कि यहाँ प्रशांत किशोर जी नहीं फैक्टर बिहार विधानसभा चुनाव में, नहीं, वे गलत साबित हो जाएंगे, ये मेरा मानना है कि होंगे ही, कि प्रशांत किशोर जी एक फैक्टर साबित होंगे। अब और देखिए, हम आप लोग को बतलाएं ही इसे, जो बिहार के आम लोग, जो नीतीश कुमार या जो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना नहीं चाहते, तीसरा विकल्प, वो तो जाएंगे। इसके अलावा जहां से उनका प्रत्याशी मजबूत होगा, ठीक है, हाँ तो जहां से उनका प्रत्याशी मजबूत होगा, जैसे कि आंकड़ा के साथ आपको बतला रहे, ठीक है, आंकड़ा के साथ, हाँ तो देखिए आप लोगों को आंकड़ा के साथ बतला रहे हैं कि प्रशांत किशोर कैसे प्रभावी होंगे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में, और कैसे किंग मेकर होंगे। लोगों का जो भ्रम है प्रशांत किशोर कोई फैक्टर नहीं है, हाँ, लेकिन मेरा मानना है कि प्रशांत किशोर जी बहुत बड़े फैक्टर साबित होंगे चुनाव में। आप देखें आंकड़ा के साथ, अब कुछ लॉजिक के साथ आपको लोग बता रहे हैं। बिहार विधानसभा में कितना सीट है? 243, ठीक है। तो जिस विधानसभा सीट पर अगर उनका प्रत्याशी मुस्लिम समाज का होगा, मुस्लिम समाज का, अल्पसंख्यक समाज का होगा, तो वहां किसको नुकसान पहुंचाएंगे? वे आरजेडी का। और जिस जगह मुस्लिम समुदाय का उम्मीदवार होगा, उस जगह वहां पहुंचाएंगे आरजेडी का, यानी तेजस्वी यादव का, क्योंकि मुस्लिम समुदाय जो है इस बार रुष्ट है। इस बार आपको बिहार विधानसभा चुनाव में गोपालगंज में हुआ तो उपचुनाव, उसमें भी देखने को मिला कि वहां साहबुद्दीन जी के प्रभाव, हाँ सबसे जानते हैं साहबुद्दीन जो पूर्व सांसद रहे सिवान से, उनके कारण भी मुसलमान समाज जो आरजेडी से खपा है, वो जमीन पर भी देखने को मिल रहा है, बात करने पर भी देखने को मिला है, तो वे नाराज है। और साहबुद्दीन के कारण और भी फैक्टर, जैसे मुसलमानों को ज्यादा टिकट नहीं दिया गया, लोकसभा में कम टिकट दिया गया, यादव की जनसंख्या से ज्यादा मुसलमान की जनसंख्या है, वहां मुसलमान के 18%, यादव के 15% के करीब है, तो ज्यादा यादव लड़े चुनाव, मुसलमान को कम सीट दिया गया। मुसलमान को मंत्रिमंडल में जब आरजेडी और जदयू का सरकार था, उस मुसलमान को ज्यादा कुछ बड़ा पद नहीं दिया गया, तो मंत्रिमंडल में छोटा छोटा पद दिया, इसी कारण मुसलमान समुदाय नाराज है। तो जिस जगह मुसलमान उम्मीदवार होंगे, जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि जैसे कि बेलागंज में चुनाव हुआ, बेलागंज में, वहां के जो मुसलमान आरजेडी के साथ नहीं गए, वहां एमवाई समीकरण दरक गया, मतलब मुस्लिम अलग हो गए यादव से, चाहे वो 50% टूटे या 60% टूटे या 70% टूटे, हाँ टूटा, यानी मुस्लिम समुदाय टूटा। वहां फिर गोपालगंज में देखने को मिला था, फिर जहां जहां एमआईएम को उम्मीदवार होता है, वहां 3000, 4000, 5000 वोट काट ही लेता है। फिर 2020 के चुनाव में देखने को मिला कि एमआईएम के उम्मीदवार 5 जगह चुनाव जीते थे, 5 जगह चुनाव जीते थे, तो वहां भी मुस्लिम समुदाय टूटे। लेकिन इस बार लग रहा है कि 2020 से ज्यादा मुस्लिम समुदाय टूटेंगे। तो ये हुआ कि जिस जगह मुसलमान अगर उम्मीदवार होंगे तो मुसलमान टूटेगा। इससे किसको घाटा होगा? आरजेडी का, आरजेडी को घाटा होगा, आरजेडी के उम्मीदवार वहां हार सकते हैं चुनाव। जैसे वहां बेलागंज में हारे, मुस्लिम समुदाय बढ़ गया, आरजेडी का माई समीकरण टूटा,
वहां से जदयू की उम्मीदवार मनोरमा देवी चुनाव जीत गई। अब देखिए, जिस जगह यादव उम्मीदवार होगा, यादव तो फिर नहीं टूटता है, इंटेक्ट रहता है आरजेडी के साथ, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ टूटेगा ही। तो सबसे ज्यादा डेंट होगा कि अगर प्रशांत किशोर जी 50 सीट पर भी मुस्लिम समुदाय, 243 विधानसभा 50 सीट पर भी अगर मुस्लिम समुदाय को उम्मीदवार बनाते हैं तो यह आरजेडी के लिए बहुत बड़ा झटका साबित हो सकता है। और बहुत बड़ा यह जो कांटे की मुकाबला जो दिख रही है कहीं ना कहीं पीछे होने का कारण वो प्रशांत किशोर जी हो सकते हैं। हाँ, एनडीए को भी वो नुकसान पहुंचा सकते हैं, आरजेडी को तो पहुंचाएंगे, एनडीए भी सुरक्षित नहीं है। इस बार जैसे इस बार चुनाव हुआ, जो 23 तारीख का चुनाव आया, रिजल्ट आया था 4 विधानसभा का, उसमें देखा गया कि हाँ भाजपा के वोटर कम हुए, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जो भी उपचुनाव होता है वो लोकलाइज चुनाव होता है, लोकल मुद्दे पर चुनाव होता है। तो 3 जगह तो इमामगंज छोड़ के 3 जगह तो आरजेडी का विधायक था, चाहे बेलागंज हो, तरारी में वामपंथी का था, तो वहां फिर वहां क्या नाम है, रामगढ़ में आरजेडी का विधायक था। तो नाराजगी था कि लोगों को बदलना है, इसलिए चारों सीट पर एनडीए जीत गई। तो एनडीए के जो नेता है बिहार के, वे सोच रहे कि हाँ 2025 भी हम फतह कर लेंगे, कर पा, ऐसा नहीं है, मुकाबला टक्कर का होगा, बड़ी जोरदार होगा, 2020 से भी टॉप हो सकता है, क्योंकि लोगों में एक रूस्ट है नीतीश कुमार के खिलाफ। हाँ, इतना दिन से देखें, लगभग 5 से 20 साल से मुख्यमंत्री है, तो लोगों को लग रहा है कि हाँ बदलना चाहिए। तो 25 में वो तो 20 में ही बदला जाता, वो तो 20 में बदला जाता। अगर कांग्रेस को 70 सीट जो दे दी, कांग्रेस को जो 70 सीटें दे दी आरजेडी ने, अब मात्र 19 सीट पर जीत मिली कांग्रेस को, वही कारण था कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए। अगर कांग्रेस की जगह आरजेडी लड़ती अच्छी खासी सीट पर, 70 न थे, उनको 30-40 दिया होता, और आरजेडी और 30 सीट पर ज्यादा लड़ती, तो उस वक्त ही तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाते, क्योंकि उनके गठबंधन को 110 सीट आया था। ये मामूली बात है, 110 सीट, कुछ सीट 4 या 5 सीट का ही फर्क था, आगे पीछे वोट का कुछ परसेंट वोट का फर्क था। तो 19 सीट ही लाई थी कांग्रेस। हाँ, सीपीएम का अच्छा, वामपंथी का अच्छा स्ट्राइक रेट था, सबसे खराब रेट था किनका, तो कांग्रेस का। फिर आप देखेंगे कि एमआईएम भी उसके हार का कारण बनी थी। किसके हार का कारण बनी थी, आरजेडी का। वो भी 5 सीट सीमांचल बगल, किशनगंज के बगल जो अररिया किशनगंज हुआ, वहां कुछ सीटें निकाल ली थी एमआईएम ने, अच्छी खासे वोट भी लाया था, 5 सीट जीत गई थी। लेकिन उससे भी हो सकता है कि टफ मुकाबला, क्योंकि लोगों में एक नाराजगी है नीतीश कुमार के प्रति कि हाँ सरकार बदलना चाह रहे हैं। इस कारण लोग दम फाइट, मुकाबला दम कांटे का होगा, और उसमें प्रशांत किशोर जी का भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है कि प्रशांत किशोर जी किस प्रकार दोनों गठबंधन को नुकसान पहुंचाते हैं। हाँ, तो एनडीए को कैसे नुकसान पहुंचाएंगे समझिए, एनडीए कैसे, भाजपा गठबंधन को कैसे नुकसान पहुंचाएंगे। भाजपा के या जदयू के जो नेता लोग अभी थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस में कि हाँ 25 जीत रहे हैं, उनको थोड़ा अपने कॉन्फिडेंस को लो रखकर जमीन पर काम करना चाहिए, क्योंकि ये चुनाव 4 सीट पर हुआ था, लोकलाइज था, इसमें कोई मुद्दा नहीं था कि मुख्यमंत्री हटाना है या बनाना है, हारने जीतने से कोई मतलब नहीं था। तो इसी कारण से मुस्लिम समाज भी बटा वहां बेलागंज में, और जगह आरजेडी का जो वोटर था इधर उधर हुआ, उनका कोर वोटर था। लेकिन 25 के चुनाव में तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि लोगों को तो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना रहेगा, तो क्यों बटेंगे वो। हाँ, एनडीए प्रत्याशी को भी अच्छे खासे डेंट कर सकते प्रशांत किशोर जी, और लग रहा है मेरा जो आकलन है कि एनडीए प्रत्याशी को ही ज्यादा करेंगे, ठीक है, क्योंकि जहां जहां से प्रशांत किशोर जी स्वर्ण उम्मीदवार उतारेंगे, स्वर्ण उम्मीदवार, ऐसे भी स्वर्ण समाज में नाराजगी देखने को मिल ही रहा है एनडीए से और नीतीश कुमार से। और जहां जहां स्वर्ण प्रत्याशी रहेंगे एनडीए प्रशांत किशोर की तरफ से, वहां वहां 5,000 हो, 10,000 हो, अगर स्वर्ण समाज बढ़ता है, और जो उनका प्रशांत किशोर जी का जो मैनेजमेंट है, दलित समाज भी टूट सकता है, प्रशांत किशोर तोड़ सकते हैं, अब मुस्लिम समाज भी कुछ टूट सकता है। लेकिन जहां जहां स्वर्ण उम्मीदवार होंगे वहां वहां देखिएगा कि भाजपा के या जदयू का जो प्रत्याशी होगा, या लोजपा के प्रत्याशी होगा, या हम का प्रत्याशी होगा, या रालोसपा के, नहीं रालोसपा में आरएलएल उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का जो प्रत्याशी होगा, उनको कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर जी नुकसान पहुंचाएंगे ही, क्योंकि स्वर्ण उम्मीदवार रहेगा, स्वर्ण समाज, तीसरा विकल्प चाहिए। और स्वर्ण समाज के अलावा जो बिहार के लोग जो नीतीश कुमार को नहीं देखना चाहते मुख्यमंत्री 2025 में कि हाँ बहुत हो गया, अब इनको हटाना ही है, तो वो तो प्रशांत किशोर तीसरा विकल्प आएगा तो उनकी तरफ जाएंगे। और जब मजबूत उम्मीदवार होगा, स्वर्ण समाज में ऐसे भी राजपूत, ब्राह्मण, भूमियार, इस समय उम्मीदवार मजबूत होता है, तो उनके साथ स्वर्ण समाज कुछ मात्रा में, ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ कुछ क्या कहीं कहीं तो देखना
देखने को मिला कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में प्रशांत किशोर के साथ स्वर्ण समाज जा रहे हैं। अभी भी देखने को मिल रहा है कि नारा लग रहा है कि हाँ तीसरा विकल्प प्रशांत किशोर आना चाहिए। सोशल मीडिया हो, कुछ खोलिए, फेसबुक हो, कुछ खोलिए, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, सब जगह प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं वेब दिख रहा है। तो जिस जगह हम यही बतलाना चाह रहे हैं कि जिस जगह एनडीए के प्रत्याशी स्वर्ण समाज के होंगे तो वहां स्वर्ण समाज का वोट कटेगा। इसका सीधा फायदा किसको होगा? आरजेडी को। और अच्छे खासे वोट काटने जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि प्रशांत किशोर नहीं है कुछ, उनके पास मैनेजमेंट करने का अच्छा स्किल भी है, उनका पद यात्रा जो चलो उसमें उनको अच्छा खासा समर्थन भी मिला। बशर्ते लोग जो कहे, आरजेडी के नेता तो मान ही गए कि हाँ प्रशांत किशोर के कारण हमको नुकसान हो जाए। तब भाजपा जदयू के नेताओं को भी लग रहा है कि नहीं प्रशांत किशोर कोई फैक्टर नहीं है, लेकिन हाँ प्रशांत किशोर जी एक फैक्टर है और हो सकता है कि 2025 के चुनाव में किंग मेकर साबित होंगे। और मेरा मानना यही है। और भी कुछ आंकड़े हैं, जैसे कि इस बार देखा गया कि उपचुनाव में देखा गया कि प्रशांत किशोर जी की पार्टी नई थी तो इतना वोट लिया 37,000 जब 17,000 थी, 6,000 5,000। लेकिन अभी तो उनके पास समय है, अभी देखा जाए तो उनके पास अच्छा खासा साल भर का समय है, 10 से 11 महीना समय, आराम से वे तैयारी करके और अच्छे उम्मीदवारों को वे पहचान कर अभी से अगर फील्ड में उतारते हैं तो उनका प्रभाव और भी देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे ऐसे ही वीडियो आप लोगों को मिलता रहेगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर कोई अगले दिन अगले मुद्दा पर आते हैं। हाँ तो आप लोग जो मेरे यूट्यूब परिवार से जुड़े मेरे परिवार के सदस्य चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, आप लोगों को वीडियो मिलता रहे। और हर दिन एक अलग अलग मुद्दे पर वीडियो बनाते हैं, आप लोगों के सामने आते हैं।